नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल इको शास्त्र में। इको का मतलब होता है अर्थ, नीति का मतलब होता है शास्त्र, का मतलब होता है नीति। आज हमारा सब्जेक्ट जो है वो है इंडिया पे जो एडिशनल टैरिफ लगाया गया है उसका भारत पर क्या असर होने वाला है। शुरुआत में हम बात करेंगे कि पहले की अवस्था क्या थी। जब ये ट्रम्प सरकार आई तो भारत और अमेरिका के बीच में एक ऐसा माहौल सा बन गया था जैसे दोनों में एक दोस्ती याराना वाला माहौल था। दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे, घुल मिल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की दोस्ती की बातें की जा रही थी। लेकिन फिर ट्रंप ने जो अपनी चुनावी घोषणा की हुई थी मागा की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उस पर उसने काम करने की सोची और इसी कारण उसने अपना जो एक उपाय निकाला अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए, वो था टैरिफ। उसने एक साथ एक पूरा सा बोर्ड लेकर के सभी देशों पे टैरिफ की घोषणा की, जिसमें भारत पर 26% टैरिफ की घोषणा की। अब जब आप देखेंगे तो शुरुआत में इसे 90 दिनों के लिए पॉज किया गया, लेकिन लास्ट में 31 जुलाई को इसे लागू कर दिया गया। दोनों के बीच में बातचीत भी चलती रही और इसी कालखंड में भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध होता है जिसमें दोनों देश एक दूसरे से टकराते हैं। भारत पाकिस्तान के कई जगहों को निशाना बनाता है। इसी बीच में एक दिन ऐसा आता है कि दोनों के बीच में शांति समझौता नहीं होकर के सीज फायर की स्थिति की जाती है। भारत की तरफ से कहता है युद्ध को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, पाकिस्तान इसे सीज फायर करता है। अमेरिका इसका क्रेडिट लेने की अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार बार हर एक मंच से कई बार कहा कि ये सीज फायर मैंने कराया, नहीं तो एक परमाणु युद्ध हो जाता, लेकिन भारत बार बार नकारता रहा। शायद इससे या फिर अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए अमेरिका ने सोचा भारत से क्यों ना और पैसे लिए जाए। तो उसने एक नया बहाना बनाया कि भारत रूस से तेल लेता है, इस कारण में रूस युद्ध को नहीं रुकवा पा रहा। भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो रूस के पास पैसे जा रहे तो रूस उससे हथियार खरीद रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है और लगातार लड़ता जा रहा है, और मुझे इससे नोबेल पुरस्कार तो मिल नहीं पाएगा। तो ट्रम्प सरकार ने कहा भारत तुम तेल लेना बंद करो, नहीं तो मैं तुम पे अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाऊंगा, जो 27 अगस्त से लागू भी हो गया। लेकिन इन सब दिनों में भारत ने बयानबाजी से परहेज किया और बैकडोर डिप्लोमेसी पे वरीयता दी। जब आप देखेंगे कि इसी क्रम में पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं अपनी टीम के साथ अपने अमेरिकी समकक्ष से बात करने के लिए अमेरिका पहुंचे। लगातार बातें चली, कुछ दिनों तक बातें चली, लेकिन कुछ दिनों के बाद वार्ता विफल हो गई और पूरी टीम वापस आ गई। लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं कि क्या हुआ, क्यों असफल हुआ, क्यों वापस आ गई। टीम वापस आने का कारण किसी ने नहीं बताया, कहीं से भी कोई सोर्स ने जानकारी नहीं दी। लेकिन हाँ, एक जो प्रधानमंत्री द्वारा बार बार अपने वक्तव्यों में, अपनी सभा में बोला गया है कि वो किसानों का पक्ष लेंगे, पशुधन का पक्ष लेंगे, अपने छोटे व्यापारियों को ऐसे कमज़ोर नहीं छोड़ सकते, अकेला नहीं छोड़ सकते, उसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं, वो किसी भी तरह के सीमा को लांघ सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि शायद अमेरिका कृषि बाजार को खुलवाना चाहता था। लेकिन सही भी है, भारत को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि इससे भारत में बहुत सारे कृषि पालक हैं, जो छोटे छोटे गौ पालक हैं, कृषि में हैं, कृषि क्षेत्र में हैं, वो बहुत सारे हैं जिन पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा अगर इसे खोल दिया जाए तो फिर आगे क्या? ट्रंप को नोबेल पुरस्कार कैसे मिलेगा? फिर ट्रंप मांगा कैसे पूरा करेंगे? चाइना ने तो जवाब दिया, भारत ने क्या किया? लेकिन इन सबको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार कैसा है। अगर दोनों के द्विपक्षीय व्यापार की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच 131.84 बिलियन डॉलर में व्यापार होता है, जिसमें से भारत से यूएस को एक्सपोर्ट 86.51 बिलियन डॉलर किया जाता है और निर्यात जो है 45.33 बिलियन है। अब अगर इसमें भी आप ध्यान दें तो 10 टॉप के एक्सपोर्ट जो हैं जिसके कारण कि भारत पर असर पड़ सकता है,
तो उस डेस्कटॉप एक्सपोर्ट पे हम ध्यान देंगे कि भारत जो डेस्कटॉप एक्सपोर्ट करता है उस पर ध्यान देते हैं। तो उसमें से क्या क्या है? पहला है इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनरी है, जिसमें टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया या अन्य सामान, इन चीज़ों पे पहला है। दूसरा है फार्मा, जिस पे भारत आजकल बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है, विश्व लेवल पे अपनी फार्मा को दे रहा है, जिसमें जीवनदायिनी दवाएं हैं, ये अमेरिका में भी दी जाती है। तीसरा डायमंड है, जो अमीर लोगों का है। चौथा है पेट्रोलियम है, जो विदाउट क्रूड के अलावा आप देख लें तो पेट्रोलियम है, जो पेट्रोलियम में आश्चर्य होगा कि भारत में पेट्रोल नहीं, लेकिन फिर भी भारत पेट्रोलियम में चौथे नंबर पे है। अपने नंबर पे जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें चौथे नंबर पे पेट्रोलियम है। पांचवा है आर्टिकल ऑफ आयरन एंड स्टील, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम आता है, यानी अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बहुत हद तक मदद करने वाला है वो भारत के आयरन एंड स्टील के आर्टिकल्स हैं। छठा है प्लास्टिक। सातवां है गर्ल्स के जैकेट, सूट और ब्लेजर। आठवां है न्यूक्लियर रिएक्टर और बायोलैब, जो पनडुब्बी इधर उधर के कामों में, यानी डिफेंस में भी कई स्तर पे और काम आते हैं, जिसके बाद में भी बात करेंगे। नौवां है फर्नीचर और 10वां है ऑर्गेनिक केमिकल। अगर आप इस लिस्ट को देखें तो इसे भारत के व्यापार, अगर आप इस पूरे लिस्ट को देखें तो इस लिस्ट से भारत के व्यापार पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा असर पड़ेगा, कुछ क्षेत्रों में असर पड़ेगा, बाद बाकी को भारत संभाल सकता है, उससे बाहर उबर सकता है इस परेशानी से। तो अब देखा जाए तो भारत कर क्या है। भारत ने सबसे पहले तो बोल दिया कि भाई मैं रूस का साथ नहीं छोड़ रहा, जो एक संप्रभु देश की निशानी है, भाई मैं रूस का साथ नहीं छोड़ा, तुम्हारे कहने पे मैं रूस का साथ नहीं छोड़ूंगा। और अगर मान लीजिए आपने अमेरिका के प्रेशर में आकर के ये छोड़ दिया, रूस का साथ छोड़ दिया, तो फिर आपको अमेरिका फिर दूसरी बात के लिए मानेगा, दूसरी बात के लिए आपको परेशान करेगा। और तब आप वास्तविकता में, भले ही आप पेपर में संप्रभु देश होंगे, लेकिन वास्तविकता में आप एक संप्रभु देश नहीं होंगे, आप अपने संप्रभुता को त्याग चुके होंगे। तो इसलिए अमेरिका की इस नाजायज मांग को भारत को कभी भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे नाजायज क्यों कहा, इस मांग को नाजायज क्यों कहा? नाजायज इसलिए बोला क्योंकि आप अगर देखें तो भारत रसिया से तेल खरीद रहा है, तो अमेरिका का कहना है कि इससे रसिया को मदद मिल रही है। तो मदद कैसे मिल रही है? क्या भारत ने रसिया से 65 रुपये के तेल के बदले 100 रुपये दिया, जिससे कि अमेरिका रसिया को मदद मिल रही है? अगर नहीं, तो जो अमेरिका रसिया से यूरेनियम खरीद रहा है, चाइना तेल खरीद रहा है, यूरोप भी तेल जैसे खरीद रहा है, तो क्या इन सब के व्यापार से भारत जो व्यापार कर रहा है वो ज़्यादा है? तभी तो रसिया को मदद मिल रही है। या वो लोग बहुत कम कर रहे हो, वो लोग 1 रुपये का कर रहे हो, उदाहरण से अगर समझें तो वो लोग 1 रुपये का कर रहे हो और भारत 100 रुपये दे रहा है, तभी उसे फायदा हो रहा है, तभी भाई भारत को रोका जाए, नहीं तो युद्ध को कैसे रोका जाएगा? लेकिन नहीं, जिसका जवाब एकदम नहीं में है, और आप इसे सही मानेंगे कि ये बहुत ही कम है और रसिया, चाइना और अमेरिका इससे ज़्यादा मात्रा में व्यापार कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि भारत पे प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन चाइना जो अमेरिका का प्रतिद्वंदी भी है, जो हमेशा से उसका विरोध करता रहा है, उस पर रोक नहीं है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, उस पर अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया। यूरोप पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया, यहाँ तक कि खुद अमेरिका ने अपने आप पे प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन फिर भी भारत पे लगाया गया। अब इसका रास्ता क्या है? तो भारत ने इसका जवाब अपने आत्मनिर्भरता में ढूंढा है। दूसरा, भारत ने RIC की तरफ हाथ बढ़ाया है, जो भारत ने पहले से टाल रखा था। जैसे रसिया, चाइना, इंडिया का एक ग्रुप है जो विश्व की सबसे बड़ी एक शक्ति बन जाएगी। और तीसरा, जो काफ़ी पहले से ही नाटो के टक्कर में चल रहा था, ब्रिक्स, लेकिन वो सिर्फ भारत के एक गुट में रहने, दोनों गुटों में रहने के कारण कमज़ोर पड़ा हुआ था, शिथिल सा था, वो अब जीवंत हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने अपने आप पुश करके भारत को ब्रिक्स की ओर धकेल दिया है। तो अब ब्रिक्स अगर मजबूत होता है तो आप समझें ब्रिक्स की जो अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 36% का योगदान है। इसमें भी आप चाइना और भारत दो बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। अब भारत ने इसके लिए और भी चीज़ें की हैं, जैसे आप देखेंगे कि भारत ने अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई किया।
इसलिए भारत अपने, अगर आप नुकसान की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि छोटी अवधि में, अल्प अवधि में दोनों को नुकसान है। अमेरिका को ज़्यादा फायदा है क्योंकि उसे सीधे सीधे टैक्स मिलेगा, अपने करदाताओं से टैक्स मिल जाएगा, और भारत के व्यापार को थोड़ा सा नुकसान होगा क्योंकि उसे नया मार्केट ढूंढना है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि में देखेंगे तो भारत को थोड़ा सा नुकसान होगा लेकिन अमेरिका को ज़्यादा नुकसान होगा। अब कैसे? तो भारत ने शुरुआत से ही अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। वो एक्सपोर्ट करता है तो इम्पोर्ट भी करता है, यानी वो एक बाजार है तो वो एक मैन्युफैक्चर भी है, निर्माता भी है। वो आप देखेंगे उसके, अगर आप पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आप उसमें देखिए क्या क्या है। उसमें आप देखते हैं तो कपड़ा है, मिसाइल है, फ़ोन है, अनाज है, दवाई है, हीरा है, स्टील है और भी अन्य है। तो आप इसमें देखेंगे, अगर मानो किसी एक सेक्टर में, मानो हीरा सेक्टर में थोड़ी सी कमजोरी आई तो उसको दूसरे सेक्टर से लिया जा सकता है, दूसरे सेक्टर से भरपाई की जा सकती है। थोड़ा सा कमजोरी को दूसरे सेक्टर से भरपाई की जा सकती है। मतलब भरपाई करने के लिए भारत के पास उपाय हैं, और भारत के पास ऐसा नहीं है, पहले भी मैंने बताया था, वो जो 10 सेक्टर बताए थे उन सेक्टर के लिए बाजार ढूंढा जा सकता है। और वैसे भी अगर आप भारत की हिस्ट्री को देखें तो भारत ने प्रतिबंध को झेला है। अगर आप देखें तो वाजपेयी जी के समय में पोखरण परीक्षण किया गया था, उस परीक्षण के समय भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था। उस समय तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही छोटी थी, बहुत ही छोटी, अभी के अपेक्षा बहुत ही कम थी। अभी तो आप देखेंगे S&P ने भारत की जो रेटिंग है उसे माइनस BBB से प्लस, मतलब सॉरी, माइनस BBB से BBB कर दिया। और भी फैचिंग रेटिंग एजेंसी और भी बहुत सारी रेटिंग एजेंसी, उन्होंने भी इसकी रेटिंग को बढ़ाया ही है या स्थिर रखा है, किसी ने घटाया नहीं है। इसका मतलब भारत की ग्रोथ रेट को 6 से ऊपर ही बताया है, यानी विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया है। तो अर्थव्यवस्था में तो कहीं से दोष नहीं है, कहीं से कमजोरी नजर नहीं आ रही। रही बात कि अभी के समय में आप ये डाइवर्सिफाइड वाला स्थिति तो आपने देखा ही, और आत्मनिर्भरता की ओर मोदी सरकार ध्यान दे रही है, तो अमेरिका को ही मुझे लगता है ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अमेरिका अगर टैरिफ लगा रहा है तो टैरिफ कहाँ लगा रहा है? वो दूसरे देशों पे नहीं लगा रहा है, क्योंकि भारत या अन्य देश जब कोई सामान बेच रहे हैं तो उन्हें तो उतना पैसा मिल ही जा रहा है जो पहले मिल रहा था। अब जो अतिरिक्त पैसे देने हैं वो अमेरिका के लोगों को देने हैं, और वो पैसे कहाँ जाएंगे? वो अमेरिका की सरकार के पास जाएंगे। यानी अमेरिका अपने लोगों पे एक नया टैक्स लगाया, उस टैक्स से अपनी जेब भर रहा है। तो इससे किसी और देश को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के लोगों को नुकसान है। अब माना कि भारत के सामान जो पहले सस्ते थे, अब भारत के प्रतिद्वंदी जो जाएंगे, जिन पे कम टैक्स होंगे, वो आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो होंगे तो महंगे, यानी अमेरिका में महंगाई दर तो बढ़ेगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नुकसान तो अमेरिका को ही लगता है मुझे। और भारत जुगाड़ का देश कहा जाता रहा है, जुगाड़ के लिए कोई ना कोई उपाय निकालता रहा है। अब देख लीजिए, जब रसिया पे प्रतिबंध लगाया गया था, उदाहरण के तौर पे मैं अगर बताऊं तो रसिया पे जब प्रतिबंध लगाया गया था तो भारत ने एक जुगाड़ लगाया, और उससे पूरे विश्व को भी फायदा हुआ, यूरोपीय देशों को भी फायदा हुआ, लेकिन उससे फायदा भारत को हो गया। इसी तरह भारत कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेगा अपने। हालांकि इन सब चीज़ों के बावजूद भी भारत ने लगातार कोशिश की है कि स्थिति को सामान्य किया जाए, क्योंकि भारत कभी भी युद्ध की स्थिति में या एक गुटबाजी की स्थिति में नहीं रहा है। शुरुआत भी देखें आप, नेहरू जी के समय से भी गुटनिरपेक्ष था, अभी के समय में भी सरकार जो है सभी को साथ लेके चलने वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया में विश्वास करने वाला है, पूरे विश्व को अपना भाई मानने वाला रहा है। तो इसलिए वार्ता पे विश्वास करता है भारत, और इसीलिए बैकडोर से वार्ता भी चल रही है। अभी 25 अगस्त को भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 एक डायलॉग हुआ। उसमें भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सेक्रेटरी लेवल के विश्वेश नेगी और नागराज नायडू शामिल हुए, और वहीं अमेरिका की तरफ से जो थे इंडो पैसिफिक अफेयर साइड के जो 2 सेक्रेटरी थे, उसमें बेथनी मॉरिसन और JP रॉयल शामिल थे। ये आए थे, इन लोगों ने